वैसे तो सारे के सारे स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अगर आप देखो तो ये जो आपकी स्कीम है, जिनको भी हाल फिलहाल में आप देखो तो प्रधानमंत्री का अवार्ड मिला है, प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासनिक क्षेत्र में जिन 12 स्कीमों को अवार्ड मिला है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा वीवीआईपी रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम पर्पज से इन पे ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, तो हम लोग इन 12 स्कीम को आज के वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि प्राइम मिनिस्ट्री की तरफ से जो ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो इस वीडियो को खास तौर पे वो लोग ज़्यादा देखें या इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो नियर बाय अगले 2 महीने में एग्जाम्स में अपियर हो रही है, साथ ही साथ जो एसएससी यूपीएससी और आपकी दूसरे स्टेट की जो आपकी पीसीएस की पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रिपरेशन करते हैं, लोक सेवा आयोग की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ अगर आप रेलवे और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्कीम वाले हिस्से पे फोकस करेंगे जो 12 है। बाकी लोग जो हैं, जो बिल्कुल डिटेल नॉलेज चाहिए, वो पूरे वीडियोस पे फोकस करेंगे। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए स्कीम की तरफ देखते हैं। तो ये अवार्ड जो दिया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी DARPG। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि DARPG क्या है। तो ये DARPG जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और पेंशन, ये एक मिनिस्ट्री है सरकार की जो कि जितने भी सरकारी सेवक हैं उनकी देखरेख करती है, उनकी ट्रेनिंग करवाती है और उनसे जुड़ी हुई शिकायतों का निदान करती है। तो ये भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है और इसी के अंतर्गत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत का जो सुधार है, लोक शिकायत का जो निवारण है, ये करती है। और इसी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सलेंस अवार्ड। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से स्कीम के में आपका ये अवार्ड दिया जाएगा और किन किन लेवल पे दिया जाता है। तो थ्रू आउट मैंने पहले ही बोला कि पीएससी वाले ज़्यादा फोकस करेंगे और जो रेलवे और जो बाकी चीज़ों के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्कीम वाले एरिया पे फोकस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो अवार्ड स्कीम है ये है क्या और कब शुरू हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अवार्ड स्कीम को शुरू किया है, जो आपका प्रधानमंत्री का अवार्ड है एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये शुरू किया गया था 2006 में। क्यों किया गया? ताकि जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो सेंटर के स्कीम हो चाहे वो और कोई स्कीम हो, तो बोलता है कि जिला लेवल पे या आपके जो और लोअर लेवल है, आपका सब डिवीजन विलेज लेवल है, वहाँ पर किस तरह से इस काम को पहुँचाया जा रहा है, किस तरह से इन चीज़ों को वहाँ पर लागू किया जा रहा है, उसको देख-रेख करनी है। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा दोस्तों? तो बोलता है कि इसका रिज़ल्ट ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डीएम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफ़िसर हैं, इसके प्रति अवेयर होंगे, क्योंकि हमको अच्छा से अच्छा करना है। बोलता है कि 2006 में शुरू ज़रूर हुआ, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया, फिर से इसकी जो संरचना है, उसमें सुधार किया गया 2014 में। और फिर इसको बोला गया कि अब हम जो है सिर्फ एक्नॉलेजमेंट पे नहीं जाएँगे, सिर्फ हम लोग लागू करने पे नहीं जाएँगे, अब हम देखेंगे कि आप किस तरह से परफ़ॉर्म करते हो, ठीक है? तो 2006 में जब ये लागू हुआ तो हम सिर्फ इस पे था कि आप स्कीम लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन 2014 में आपकी परफ़ॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की, कि आपने किस तरह से इसको लागू किया, उसमें क्या-क्या इनोवेशन डाले और आपके यहाँ किस हद तक ये सफल रहा। फिर बोलता है कि 2020 में इसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया इस अवार्ड को, और उसके बाद बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इस स्कीम को आपने जो लागू किया, आपने जो इफिशियंसी दिखाई, जो आपने इसमें नया-नया चीज़ें डाली हैं, तो उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, खास तौर पे आर्थिक रूप से क्या इसमें विकास हुआ है, उस पे फोकस किया है। और 2021 में बोलता है कि फिर से इसको रीस्ट्रक्चर किया गया और बोला गया कि ऐसी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो स्कीम को तो लागू कर रहे हैं, फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिशन के साथ, यानी लोगों की भागीदारी उसमें बढ़ रही है, साथ ही साथ जो प्रशासन है, बिल्कुल दक्षता के साथ, अपने संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ इसको लागू कर रहा है, तो उसको दिया जाएगा ये अवार्ड। तो ये आपका कुछ इस अवार्ड के बारे में था। अब देखिए आपको और कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसी को हम लोग करते जाएँगे। बोल रहा है कि कौन-सा आपका ये अवार्ड कहाँ किसको-किसको दिया जाएगा? तो बोलता है कि 3 लेवल पे दिया जाएगा। एक तो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, उसको दिया जाएगा। जो राज्य हैं, जो सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किए, उसको दिया जाएगा और जो जिला हैं, उनको दिया जाएगा। यानी 3 लेवल पे सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट और साथ ही साथ आपके डिस्ट्रिक्ट को। इन तीनों को दिया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से आपका ये अवार्ड, ठीक है? कौन-कौन से स्कीम है जिसमें ये अवार्ड बाँटे जाएँगे? तो ये 12 जो स्कीम आपके दिख रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो इसको सारे लोग फोकस करेंगे। और तो देखते हैं कौन कौन सी ये स्कीम है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि इन स्कीम्स को किस आधार पे मापा जाएगा, तो 3 आधार पे। गवर्नेंस यानी प्रशासन किस तरह से यहाँ पर वर्क किया, क्वालिटी जो स्कीम को लागू करने में आपने कितनी गुणवत्ता वहाँ पर डाली है, और साथ ही साथ मात्रात्मक विकास कितना ज़्यादा फायदा हुआ है उस पे किया जाएगा। साथ ही साथ बोल रहा है कि किस तरह से हम लोग उसको मेजर करेंगे, तो बोलता है कि कितनी ज़्यादा आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, यानी भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है। साथ ही साथ जो प्रशासन है वो कितनी दक्षता के साथ, कितनी निरंतरता के साथ है, प्रशासनिक जवाबदेही, एंड ये सारे क्राइटेरिया हैं जिस पे इस अवार्ड को मापा जाएगा। तो ये आपके उस ढंग के कोई काम की है नहीं, बट अगर आप यूपीएससी वाले हैं, बीपीएससी वाले हैं, तो आप इसको भी देखते चलेंगे। फिर बोल रहे हैं कि अवार्ड जो है वो उसमें वेटेज क्या है, किस आधार पे अवार्ड देंगे, तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर है क्वांटिटेटिव को, मात्रात्मक को, यानी कितना ज़्यादा आपने इसको लागू किया है। फिर बोल रहा है कि 30% है गवर्नेंस का, यानी प्रशासन ने यहाँ पर कितनी मुस्तैदी दिखाई है। और सॉरी 20% है आपकी गुणवत्ता के, यानी सबसे ज़्यादा मात्रात्मक कि कितने क्षेत्रों में आपका लागू हुआ, कितना ज़्यादा आपने इस प्रोग्राम को लाया। 30% आपकी प्रशासनिक, प्रशासन आपका कितना एक्टिव है, कितनी दक्षता के साथ लागू हुआ, और गुणवत्ता कि उस जो मिशन है, वो जो प्रोग्राम है, वो कितनी अच्छी तरह से वहाँ पर वर्क कर रहा है, इसके लिए किया जाएगा। इसीलिए देखिए बोलता है कि जन भागीदारी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इन सारे काम के लिए। तो फिर से याद रखिएगा, क्योंकि अब जो है ना एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, खासतौर पे अगर आप पीएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, तो बार बार बोल रहा हूँ फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएगा और इस तरह की चीज़ें ही आपको डालेगा कि जन भागीदारी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो बोल रहा है कि अब देखिए जन भागीदारी को बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पिलर माना गया है इन सब के लिए, कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की भागीदारी की जाए। सरकार तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रही है, ठीक है, प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रोग्राम उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है। अब इसीलिए देखिए बोलता है कि आपका, मैंने पहले ही बोला कि 3 कैटेगरी है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसी में ये वर्क करेगा। फिर बोला कि अवार्ड की कैटेगरी भी आपका 3 है। फर्स्ट मैंने बता दिया कि कैटेगरी 1 इसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा, कैटेगरी 2 में मेनली आपके स्टेट्स को, और कैटेगरी 3 में आपके जो सेंट्रल मिनिस्ट्री हैं उनको दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो यूपीएससी पीएससी वाले फोकस करेंगे। अब जो है सारे लोग फोकस करके चलेंगे क्योंकि अब इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन 12 स्कीम्स में से पहले स्कीम को देखिए, तो पहला स्कीम है आपका हर घर जल योजना। इन 12 में से आपको दिया जाएगा वो अवार्ड। तो जो 12 हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हर घर जल योजना ये कब चला, किसके द्वारा चला है, तो इस स्कीम को चलाया गया है आपके प्रधानमंत्री के द्वारा। कब स्टार्ट हुआ है, तो ये तिथि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 15 अगस्त 2019। कब, किस आधार पे, तो जल जीवन मिशन जो है इसके आधार पे चला गया, यानी हर घर जल योजना ये आपका जल जीवन मिशन का भाग है। और जल जीवन मिशन जो है ये क्या, ये पूरी तरह से सरकार की योजना है, तो बोलता है नहीं, पार्टनरशिप स्कीम है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्कीम होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है CSS, ठीक है, CSS जिसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है, सॉरी सेंट्रल, एक होता है CSS जिसमें बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें आपकी पूरी भागीदारी होगी आपके केंद्र सरकार की। तो जो पहला CSS है सेंट्रल सेक्टर वाला, उसमें 100% जो पैसा देगा वो सरकार देगा। लेकिन जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर मतलब प्रायोजित, उसमें कुछ हिस्सा जो है केंद्र देगा, कुछ हिस्सा राज्य देगा। तो ये देखिए पार्टनरशिप वाला है, यानी पार्टनर में दोनों को पैसा लगाना पड़ेगा, सेंटर को भी और स्टेट को भी। तो याद रखिएगा जल जीवन मिशन जो है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, यानी इसमें दोनों को पैसे लगेंगे, सेंट्रल के पैसे ज़्यादा होंगे। ठीक है। अब बोल रहा है कि लागू कब हुआ, तो ये तिथि 15 अगस्त 2019। क्यों लागू किया गया, इसको क्यों लाया गया, तो बोलता है कि मेक प्रोविजन टू पोर्टेबल टैप वाटर। जिस तरह से आप देखोगे कि बिहार में आपका आपके हर घर नल का जल जो योजना चली थी, उसी के आधार पे यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी देखिए पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई दिया है, कि सभी घरों को, रूरल हाउस होल्ड, ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र के घर हैं और जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपके स्कूल्स हो गए, आपके आंगनवाड़ी हो गए, आपके देखिए आश्रम स्थल हो गए, हेल्थ सेंटर हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, आपके आशा वर्कर हो गया, इन जितने भी आपके ऐसे स्थान हैं, उन सब पे ही जो है आपका शुद्ध पेयजल की यहाँ पर पूर्ति करना सरकार ने अपनी जिम्मेवारी समझी है। और कब तक इसको करने का लक्ष्य रखा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
2024 तक। तो इस तरह से आपके सवाल बन सकते हैं कि आपका हर घर जल का योजना जो है किस तरह का स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कुछ पैसे सेंट्रल के लगेंगे, कुछ पैसे आपके राज्य सरकार के होंगे। अब हर राज्यों में इसका अलग अलग है। नॉर्मली 60-40 होता है, लेकिन जो विशेष राज्य हैं उसमें ये 90 और 10 भी हो जाता है। ठीक है, आपके इसके एम क्या है? तो सभी घरों को 2024 तक जो है आपका पेयजल की उपलब्ध करवाना, और खासतौर पर ध्यान रखिएगा रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके सरकारी भवन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, पंचायत भवन, तो इन सब में भी आपको ध्यान देना है। अब बोलता है कि इसमें आपके ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और करप्शन को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाया गया, जन जीवन जो जल जीवन मिशन है, ये डैशबोर्ड है इसका। इसमें इससे क्या होगा दोस्तों कि हर गांव में आपकी ये स्कीम किस लेवल तक पहुंची है, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस लेवल तक इसमें काम हुआ है, कहाँ क्या होना बाकी है, ये सब आपका रियल टाइम अपडेट होगा। तो आप कभी भी अपने घर से कहीं से भी बैठे हुए भारत के किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों की प्रोग्रेस देख सकते हो कि किस गांव में ये मिशन जो है कितने लेवल तक चला है। इससे ये होगा कि भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं लगाम लगेगी कि वो स्कीम भी नहीं पूरा करते थे और पैसे उठा लेते थे, तो उसको ये रोका जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पहला स्कीम है आपका हर घर जल योजना, जो कि आपका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्कीम आपका है दोस्तों, वो है, आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए तो दो तरह के हैं। ये है आपका ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये लागू होगा। और इसका टैगलाइन क्या है दोस्तों? हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए घर। तो बोलता है कि इस योजना का लक्ष्य है कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, वो क्या करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए यहाँ पर एक पक्के घर की व्यवस्था करेगी। किस योजना के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, इस योजना को देखिएगा PMAY/J। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र का है। कब लागू किया गया? तो ये याद रख सकते हैं 1 अप्रैल 2016। इसका मैंने पहले ही बोला कि देखिए आपका इसमें है क्या, तो सभी लोगों को, ऐसे लोग जिनके पास अभी तक बिल्कुल पक्के घर नहीं है, जिसमें वो 12 महीने अपना जीवन बिता सके, तो उनके लिए सरकार यहाँ पर घर मुहैया कराएगी। एक्चुअली ये आपका एक पुराना स्कीम था जिसको बोलते हैं इंदिरा आवास। ठीक है, तो इंदिरा आवास का ही आप देख सकते हो प्रवर्तित नाम है। फंड यहाँ पर बढ़ाई गई है। पहले आपका शायद 1 लाख रुपए था, अभी वो बढ़ करके 1.5 लाख के आसपास हो चुका है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कि वो टारगेट कितना है। तो भारत सरकार का टारगेट है कि 2024 तक, मार्च 2024 तक लगभग 2.95, यानी लगभग 3 करोड़ लोगों को पक्का घर देना है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि इस जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिहार वो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके इस योजना का फायदा मिला है। इसलिए देख सकते हो कि बिहार के लगभग गांव में आपको देखोगे कि लोगों को कॉलोनी यानी कि इस तरह की सुविधाएं मिली है। चलिए, अब इसमें और क्या क्या है? तो बोलता है कि अब इसकी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार पैसे तो दे रही है, अगर निगरानी नहीं सही रखेगी तो फिर आपका इसमें भी भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो इस पर निगरानी रखने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ट्रांजेक्शनल डाटा जो है MIS का, यानी आवास सॉफ्ट, जैसे मेगा सॉफ्ट होता है वैसे ही आप देख लो यहाँ पर आवास सॉफ्ट है, उसका एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें आपका इसकी रियल टाइम निगरानी होगी कि किस व्यक्ति को कितना पैसा दिया गया और उस पैसे का उसने कितना प्रतिशत अपने घर में यूज कर लिया। यानी मान लो हमको वो पैसे मिले हैं, तो मैंने अपने इंस्टॉलमेंट का यूज किया कि नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने कॉलोनी के लिए पैसे दिए, घर के लिए, और मैं उससे कहीं घूमने चला गया। तो इसकी भी निगरानी होना जरूरी है। साथ ही साथ देखिए बोलता है कि मॉनिटरिंग हो रही है कहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर यानी जो DDC हैं, जो उप विकास सहायक हैं या उप विकास आयुक्त जो बोलते हैं आपके, उनके द्वारा यहाँ पर देखोगे लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी इस दिशा कमेटी के माध्यम से। तो इसको भी आप याद रख सकते हो। तीसरी स्कीम है आपके प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। दोनों में अंतर है दोस्तों, तो फोकस करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो UPSC BPSC वाले हैं वो भाई डीपली फोकस करेंगे। बाकी लोग जो भी हैं जो SSC और रेलवे के लिए हैं, वो बस योजना योजना के लक्ष्य और योजना कब आपका हुआ है, मोटी मोटी चीज़ों पे वो फोकस करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, जो शहरी क्षेत्रों में लागू होगी, सबसे पहले तो इसकी मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि मिनिस्ट्री कौन सी होगी। तो इसकी मिनिस्ट्री है महुआ। अब ये महुआ पीने वाला नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ये लागू की जाएगी। ठीक है,
और जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखो तो सिर्फ आपके जो बीपीएल लोग थे, जो आपके बीपीएल वाले थे, उनको दिया जा रहा था। यहाँ पर आप देखोगे कि इस अर्बन वाले क्षेत्र में यह आपका ईडब्ल्यूएस, जो शहरी क्षेत्रों में जो स्वर्ण लोग हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी ये दिया जाएगा। वैसे लोग जिनकी लो इनकम है, जिनकी इनकम कम है, उनको भी दिया जाएगा। साथ ही साथ ये किनको दिया जाएगा, तो स्लम ड्वेलर्स, वैसे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको दिया जाएगा। और इस तरह से उनको एक परमानेंट हाउस दिया जा सकता है। अब वैसे शहर जहाँ पर आपकी ज़मीन की कमी है, वहाँ पर उनको मे बी फ्लैट भी मुहैया कराया जा सकता है। जैसे अगर आप मुंबई को ले लो, तो मुंबई में संभव नहीं है कि सभी लोगों को घर मुहैया कराया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए कॉलोनी बसाई जा सकती है और बड़े-बड़े 20-25 फ्लोर के घर बना कर के उनको एक-एक फ्लैट दिया जा सकता है। तो ये भी इस योजना के अंतर्गत है। अब सबसे बड़ी खासियत इस योजना की ये है कि इसमें देखिए महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही है, क्योंकि पुरुषों के नाम पे अगर ये चीज़ें होंगी तो कहीं न कहीं महिला जो है, वो आज के समय में देखा गया कि सामाजिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सरकार ने बढ़िया काम किया। सरकार ने बोला है कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए क्या करना है कि जो घर आपको दिए जाएँगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उस घर का जो ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, जो यहाँ पर आपका कागजात बनेगा, वो उस घर की मालकिन यानी जो फीमेल मेंबर हैं, हेड फीमेल मेंबर, उनके नाम पे होगा, या फिर जॉइंट रूप में भी हो सकता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि घर की जो मालिकाना हक होगी, वो मालिक साहब नहीं होंगे, वो आपके मालकिनी जी होंगे। ठीक है? और इस हिसाब से बोल रहा है कि जब से ये 2015 से ये लागू हुआ है, अब तक लगभग देखिए, लगभग बोल रहा है कि 74.25 लाख, यानी लगभग साढ़े 74 लाख घर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं 2023 के मई महीने तक। इसके अलावा और भी इसमें देखिए तो बोला जा रहा है कि इस योजना को और भी बड़े पैमाने पे विस्तृत किया जा सकता है। फिलहाल आप मोटी-मोटी चीज़ें याद रखें, 2015 में लागू हुआ, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर महुआ जो है, वो इसको लागू करेगी। और इसमें ईडब्ल्यूएस, लो इनकम, साथ ही साथ जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उनको पक्का घर देने की बात हो रही है। और साथ ही साथ जो घर की मालिकाना हक है, वो घर की पत्नी के नाम पे होगा। ये था आपका तीसरा इम्पोर्टेंट स्कीम। अब हम लोग चलते हैं चौथे इम्पोर्टेंट स्कीम की तरफ, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा आपका स्कीम है, खासतौर पे बच्चों से। बोलता है कि मिशन इंद्रधनुष, ये क्या है? इंद्रधनुष में देखते हो 7 अलग-अलग रंग होते हैं, ठीक है? यानी वो दुनिया के जितने भी रंग हैं, उसको अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। और उन्हीं 7 रंगों से आप देख लो कि दुनिया का हर कलर आपका डेवलप हो जाता है। तो वैसे ही बोल रहा है कि मिशन इंद्रधनुष जो है, ये 2014 में आपका लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन, ये मोटिव क्या है इसका? रिपीटली इंक्रीज करना है, बहुत तेजी से विकास करना है। किस चीज़ का? तो आपके इम्यूनाइजेशन का, यानी टीकाकरण। आप देख लो कि जो बच्चे, जन्म तो हो जाता है, लेकिन बच्चे को जन्म से लेकर के 5 साल तक ना बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करनी होती है, तरह तरह के टीके लगाना जरूरी होता है। अब वैसे लोग जिनके पास पैसे हैं, वो तो चलो अपने बच्चों को टीकाकरण करवा लेते हैं, लेकिन बोला जाता था कि इस स्कीम के पहले भारत के लगभग 80% जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, वो टीकाकरण से वंचित हो जाते थे। उनको मतलब वो खुद से जाकर के टीकाकरण नहीं करवाते थे। पोलियो और इस तरह के जो गांव में टीके पड़ जाते थे तो ठीक है, अदरवाइज वो खुद से इस क्षेत्र में जागरूक नहीं थे। इसके कारण बोलता है कि 80% जो ग्रामीण बच्चे हैं, वो टीकाकरण से वंचित रह जाते थे। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने इस मिशन इंद्रधनुष को लाया, ताकि जो फुल इम्यूनाइजेशन, यानी जो-जो उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे जिस तरह के भी टीके हों, उसको दिया जाए। और बोलता है कि इससे क्या होगा कि लगभग 90% जो बच्चे हैं, वो उनको टीका दे दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। और बोल रहा है कि इससे देखिए क्या होगा कि जब बच्चे को टीकाकरण अच्छे से हो जाएगा, तो जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, जो जन्म से लेकर के 1 साल तक बच्चों की मृत्यु होती है, या 5 साल तक बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें कमी आएगी। क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे, बच्चे अंदर से मजबूत होंगे, तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उनके अंदर हो जाएगी। ठीक है? और इसी को बोलता है कि देखिए, आपका सिर्फ बच्चों को ना दे करके बोल रहा है कि इस स्कीम को और बेहतर बनाते हुए, यहाँ पर सभी बच्चे जो 2 साल के अंतर्गत हैं, उनको तो टीका दिया ही जाएगा। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको भी आपके HIV और आपके टेटनस और इस तरह के टीके दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो प्रेगनेंसी के समय भी आपकी इस संक्रामक बीमारियों से बची रहे। तो याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण, साथ ही साथ जो
प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको टीकाकरण दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग जितने भी आपके जरूरी टीकाकरण है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है आपकी दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी। इसी को बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यानी दुनिया की, इंडिया की छोड़ो, ये तो इंडिया लिखा हुआ है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी आपकी स्वास्थ्य प्रोग्राम है दोस्तों। किसी भी देश के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराने का ये सबसे बड़ा स्कीम है। ठीक है, अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे मतलब पैसे वाला देश है, उसकी भी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा मतलब कदम उठा सके अपने लोगों के लिए। तो इस मामले में तो सरकार को मतलब नमन करना जरूरी है। और ये स्कीम कब लॉन्च हुआ, तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ है, याद रखिएगा। और इसको रिकमेंड कौन किया था, किसने बोल किस किस आपके सिफारिश पे इसको किया गया, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है, हर कुछ सालों पे सरकार जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के एक पॉलिसी लाती है कि किस तरह से हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य को और बेहतर किया जाए। तो जो 2017 वाली जो स्वास्थ्य पॉलिसी थी, उसने रिकमेंड किया था कि आपका सभी लोगों को, क्योंकि भारत में बहुत सारे आपके गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करवा पाते, ठीक है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि खासतौर पे जो उम्र दराज लोग हैं उनका लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते क्योंकि पैसे ही नहीं होते। तो इसलिए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी आपकी फ्लैगशिप प्रोग्राम लाई, हेल्थ फ्लैगशिप प्रोग्राम, कि आपका किया क्या जाएगा कि सभी लोगों को जो भी आपकी बीपीएल कैटेगरी में है उनको आपका 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस आपका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। उनको पैसे नहीं लगने हैं, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर जो है हेल्थ कार्ड आपका बनाया जाना है। ठीक है, अब देखिए इसको लॉन्च कहाँ कहाँ किया गया, तो यूपीएससी वाले भाई लोग ध्यान देंगे कि ये आपका 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। कुछ हमारे यहाँ टेढ़े राज्य भी हैं जो इसको लागू नहीं किए। तो इसका रीज़न ये भी है कि एक तो कुछ राजनीति भी है कि वो नहीं चाहते बीजेपी के स्कीम को लॉन्च करना, और कुछ जगह पे उनसे बेहतर स्कीम यहाँ पर चल रही है, तो इसलिए वो इसने नहीं किया। तो कहाँ कहाँ ये लागू नहीं है दोस्तों, तो दिल्ली में लागू नहीं है, आपके उड़ीसा नवीन पटनायक की जो है वो लागू नहीं है, और वेस्ट बंगाल में इसको लागू नहीं किया गया है। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, यहाँ इस लाइन से आपके सवाल बन सकते हैं, वो आपको उठा के दे देगा कि दिल्ली उड़ीसा सब जगह लागू है और आप फंस जाओगे। ठीक है, तो 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है, तो 33 सिर्फ राज्य नहीं है, राज्य प्लस केंद्र शासित है, ध्यान रखिएगा। अब बोलता है कि अभी तक देखिए तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। अब सोच लो कितनी बड़ी स्कीम होगी, कितना ज़बरदस्त है कि 5 करोड़ लोग ऑलरेडी इस 5 साल में लगभग अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। और सरकार ने ना सिर्फ, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सरकार ने ना सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल को जोड़ा है, आप देख लो कि इसमें देखिए टोटल 28,351 हॉस्पिटल हैं इस लिस्ट के अंदर, जहां जहां आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो पूरे भारत में। और उस 28,000 में से आप देख लो तो 12,824 हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेट हैं। यानी ना सिर्फ सरकारी अस्पताल, 16,000 के आसपास आपके जो सरकारी अस्पताल हैं वो हैं जहां पर आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो। साथ ही साथ 12,000 आप देख लो तो प्राइवेट हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी आपके पास है कि आप इन 12,000 हॉस्पिटल में से किसी में भी जाकर के आप अपनी उस बीमारी का इलाज करा सकते हो, और 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका सारा खर्चा जो है सरकार उठाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अब नेक्स्ट चलेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी एनर्जी सेफ्टी को लेकर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है प्रधानमंत्री उज्ज्वला उज्ज्वला योजना। उज्ज्वल करने वाला स्कीम है ये। तो ये स्टार्ट कब हुआ है, ये आपका ध्यान रखिएगा, मई 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू पुअर हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। ऐसा देखा गया कि महिलाएं जो है ना उसके अंदर आपकी श्वसन से ज़्यादा बीमारियां हो रही है, यानी सांस संबंधी बीमारियां ज़्यादा हैं। जब उनके कारणों का पता लगाया गया तो देखा गया कि वो अपना ज़्यादातर समय जो है किचन में या भोजन बनाने में गुजारती हैं, और जब वो चूल्हे से आपका या लकड़ी से या इस तरह की जो आपकी परंपरागत तरीके से भोजन बनाती है तो उसमें धुआं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर देखिए स्वच्छ ईंधन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, गरीब से गरीब घर में आपका
एलपीजी का सिलेंडर पहुंच सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। और इसमें क्या किया जाएगा कि फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा, कनेक्शन दिया जाएगा। किसको? फिर से देखिए, महिला सशक्तिकरण है तो महिला के नाम पे। क्यों? ताकि एक तो महिला के नाम पे रहेगा, तो महिलाएं इस क्षेत्र के लिए अवेयर भी होंगी। साथ ही साथ आपको इसमें जो आपका इंसेंटिव जो दिया जाता है, जो सरकार की तरफ से आपको इसमें सब्सिडी दी जाती है, वो भी उसी के अकाउंट पे जाएगा, तो महिला जो है उस पैसे का एक सदुपयोग कर पाएगी। अब इसकी टारगेट देखिए कितना जबरदस्त यह स्कीम था कि इसकी टारगेट शुरुआत में रखी गई थी कि 8 करोड़ लोगों तक यह स्कीम को पहुंचाई जाएगी। और शुरुआत में इसका लक्ष्य था कि 5 साल में हम पहुंचाएंगे। ठीक है, यानी 21 में होना था, लेकिन ये जो 8 करोड़ का टारगेट है ना, सरकार ने 5 साल के बजाय 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया। तो सरकार ने अपना फिर से लाया इस स्कीम को फेज 2 प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0, और फिर से सरकार ने बोला कि 1 करोड़ और लोगों को हम ये इस योजना के अंतर्गत लाएंगे। लेकिन फिर से वो 1 साल का टारगेट रखी, यानी अगस्त 2022 में पूरा होना था। 5 महीने में ये टारगेट फिर से पूरा हो गया। सोच लो, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कितना जबरदस्त काम किया होगा उस समय कि 5 महीने में 1 करोड़ जो लाभुक है, जो जरूरतमंद है, उनको ये स्कीम पहुंचाई गई। फिर भी सरकार को लगा कि चलो अभी भी कुछ लोग छूटे हुए होंगे, तो 60 लाख फिर से एलपीजी कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन बांटे की व्यवस्था की गई। और उसको भी देख लो कि दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया गया। यानी आप सोच लो कि अभी के टाइम में भारत में लगभग 9.5 लाख, 9.5 लाख नहीं, 9.5 करोड़ ऐसे घर हैं जहां पर इस योजना के तहत आपके फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया गया, ताकि महिलाएं जो हैं उनको स्वच्छ ईंधन मिल सके और उसका इस्तेमाल कर सकें। इससे महिलाओं में जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, दमा, खसरा, इस तरह की बीमारियों से वो बचेंगी। और जो परिवार का, घर का पैसा है बीमारियों पे, वो भी कहीं ना कहीं बचा रहेगा। तो इस चीज़ को लोग ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन मिल गया, सरकार आपको दोबारा नहीं दे रही तो आप नहीं भरवाएंगे। आप अपने घर के इस सिलेंडर को भरवाएं, ताकि जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य जो है सही रह सके। अब इतने के बाद भी सरकार का मन नहीं भर रहा दोस्तों, तो सरकार ने बोला कि 75 लाख एलपीजी कनेक्शन हम और देंगे और बांटेंगे अगले 3 साल में, 2023 से लेकर के 2026 के बीच में। यानी ऑलरेडी 9 करोड़ 60 लाख कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, लगभग 75 लाख और बांटे जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त आपकी स्कीम है, आपका याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, जिसमें स्वच्छ ईंधन के लिए आपका बीपीएल परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन आपका बांटा जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। और अगली स्कीम है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना आपके एग्जाम पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखेंगे। स्वनिधि योजना में आपका क्या होगा दोस्तों, तो इस चीज को समझे। इस योजना में आपको देख लो, तो जो स्ट्रीट वेंडर है, आप देखते हो सड़कों पे जो ठेले लगाते हैं, सड़कों पे जो स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, काफी तगड़ी कमाई होती है देखने में। ठीक है, और लेकिन समय के हिसाब से उनकी मेहनत भी काफी होती है। अगर आप देख लो कि मौसम प्रतिकूल हो जाए तो इन स्ट्रीट वेंडर्स को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है, यानी सारी मेहनत इनकी पानी फिर जाती है। आप स्ट्रीट वेंडर समझ रहे हो ना, कि वैसे लोग जो शाम में कहीं पे नुक्कड़ पे आपके ब्रेड पकोड़े, अंडा या कुछ भी, जलेबी बेच रहे हैं, चिकन चाउमीन कुछ भी बेच करके अपना काम चला रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो गली में या कहीं पर भी या बेच में घूम घूम करके अपना बेचते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम आई है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। निधि तो आप समझते हो, निधि मतलब फंड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्वनिधि। तो स्वनिधि का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? एस से हो जाएगा स्ट्रीट, वी से हो गया वेंडर, और ए से हो गया आत्मनिर्भर। अब इनको क्या किया जाएगा, तो सरकार ने इससे दो, एक तीर से दो निशाने लगाए। सबसे पहला तो इनको कुछ फायदा भी दे दिया, और दूसरा डिजिटल ट्रांजेक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांजेक्शन डिजिटल हो। इससे एक तो जो आपके दुकानदार हैं वो फ्रॉड से बचेंगे, नकली जाली नोट से बचेंगे। ठीक है, और दूसरा कहीं ना कहीं उनका जो पेमेंट है जब डिजिटल होगा, तो सरकार भी देख पाएगी कि वो व्यक्ति किस हद तक अपना रोजगार जो है चला पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव कि इंक्रीज करना है किस चीज़ को, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना है। और इसीलिए इनको कैशबैक भी दिया जाएगा, यानी जितना ज़्यादा इनका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, इनको उतना ज़्यादा फायदा दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, तो इनके अंदर जो आपका एक
हिचक है कि बैंक अकाउंट को लेकर के या फिर बैंक पेमेंट को लेकर के, वो दूर होगी और साथ ही साथ जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल है उनसे इनको जोड़ा जाएगा। यानी ये मुख्य धारा जो आपके व्यवसाय की व्यापार की जो मुख्य धारा है उससे भी जुड़ जाएंगे। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, जून 2020। आपको याद होगा कोविड कोविड के टाइम में ही इसको लॉन्च किया गया था, ताकि ऐसे लोगों को इसी के बहाने हेल्प भी की जा सके। और ये देखो आज के समय में बोलता है कि 4600 से ज़्यादा आपका अर्बन लोकल बॉडी यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में वाले क्षेत्रों में, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया में, कैंटोनमेंट यानी छावनी जो सेना की छावनी होती है, या फिर हिल एरिया काउंसिल जो है जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, इन सब यानी लगभग 5000 ऐसे क्षेत्रों में ये आपका स्कीम वर्क कर रहा है। ठीक है। और इसमें देखिए इस स्कीम के 3 भाग हैं। एक तो क्रेडिट डिलीवरी यानी विश्वास जीतना है उनका, साथ ही साथ उनको सेफ्टी नेट यानी उनको सुरक्षित व्यापार के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और साथ ही साथ उनके डिजिटल ट्रांजेक्शन से उनको कैशबैक भी दिया जाएगा, ताकि सरकार की तरफ से भी उनको फायदा हो सके। तो स्कीम याद रखिएगा, स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है और इससे उनको कैशबैक मिलेगा। चलिए 7वें स्कीम की तरफ चलते हैं और इसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, MPMMVY। काफी इंपॉर्टेंट है मातृ वंदना योजना महिलाओं के लिए। कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2017। देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम, यानी जो मातृत्व जो माताएं हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा दोस्तों? तो देखिएगा, ये सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट किया गया भारत के सभी जिलों में। याद रखिएगा इस चीज़ को, इससे इसी ढंग से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, खासतौर पे हायर लेवल के एग्जाम्स में। आपको कभी वो दे देगा जहाँ सभी लागू नहीं है, जैसे हमने देखा था ना आपका आयुष्मान भारत में कि वो सभी जगह लागू नहीं है, तो वहाँ आपको दे देगा कि सभी जगह लागू है। ये सभी जगह लागू है तो यहाँ आपको दे देगा कि कहीं कहीं पे कि हाँ यहाँ पे लागू नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो आपका मातृ वंदना योजना है ये भारत के सभी जिलों में लागू है। और इसका जो कैश इंसेंटिव दिया जाएगा कितना? 5000 रुपये तक का। किनको? तो बोल रहा है कि जो माताएं हैं उनको दिया जाएगा। कब? जब वो अपनी पहले शिशु को जन्म देंगी। यानी जब माताएं जो है पहले शिशु को जन्म देंगी और सुरक्षित प्रसव। इससे सरकार के दो दो लक्ष्य हैं। पहला तो उनको कुछ फायदा, कुछ पैसे दिए जाएंगे, कैश इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो बच्चे को और अपना देखभाल कर सके। दूसरा, इसका फायदा ये है कि ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो हॉस्पिटल्स में बच्चे को जन्म देंगे। इससे ये भी होगा कि जो असुरक्षित आपके प्रसव है, कि आप देख लो गांव में या कहीं भी लोग जो है किन्हीं को बुला करके प्रसव करवा देते हैं, उससे भी रोकथाम की जाएगी। इसलिए सरकार ने देखो तो यहाँ पर बहुत सारी आपकी फैसिलिटी दे रखी है। 5000 तक का आपका कैश इंसेंटिव दे रखा है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो एम्बुलेंस सर्विस दे रखी है। साथ ही साथ जो आशा वर्कर हैं उनको ये ड्यूटी दिया गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने क्षेत्रों में जितनी भी ऐसे प्रेग्नेंट लेडी हैं, समय समय पर उन पर जाँच करें, उनकी आयरन कैल्शियम की गोलियां देते रहें, उनको जब प्रसव हो तो उनको हॉस्पिटल तक लेके आए, और इनके बदले उनको भी कुछ कैश इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि उनको भी इस फायदे के कारण, इस लोभ के कारण वो भी अपने क्षेत्रों के जो प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको ध्यान देंगे। फिलहाल समझिए कि मातृवंदना योजना में पहले बच्चे को जन्म जब कोई माता जन्म देगी तो उनको 5000 तक का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप देखो तो जो बाकी के पैसे हैं 1000 रुपये और उनको दिए जाएंगे। ठीक है, उनको कैश में, जो कि जननी सुरक्षा योजना जो है उसके अंतर्गत दिया जाएगा जब वो सुरक्षित अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं तब। तो टोटल 6000, 5000 आपका जो है बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिलीवर किया जाएगा और 1000 रुपया आपके जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। लेकिन बोलता है कि वैसी महिलाएं जो दूसरी बार आपकी गर्भवती हैं और दूसरी बार बच्चे को जन्म दे रही हैं, उस समय भी उनको 6000 रुपये दिए जाएंगे। बस कंडीशन यहाँ पर है कि जो दूसरी बार जो जन्म ले रहा है वो क्या होना चाहिए? आपकी लड़की होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपका पहली बार में लड़का हो या लड़की हो आपको ये दिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार भी में भी एक कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। कब? जब आपकी दूसरी बच्ची क्या हो? एक बालिका हो, एक लक्ष्मी हो। और ये कब से दिया जाना है? तो ये दिया जाना है 1 अप्रैल 2022 से। यानी पहले सिर्फ पहले बच्चे के लिए ये प्रोग्राम था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इसको सेकंड बेबी के लिए भी कर दिया गया। अगर आपके सेकंड बेबी क्या हो?
गर्ल हो तब। इससे क्या होगा कि जो बेटियों को गर्भ में मारने की जो बात है उससे ये रोकथाम होगी। साथ ही साथ देखो तो सरकार और भी कई बेनिफिट सरकार ने बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए लाया है, तो इनको भी एक थोड़ा सा मजबूती प्रदान की जाएगी। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है सरकार का उसको भी बल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, कैश इंसेंटिव 5,000 का डायरेक्ट और 1,000 रुपये कैश में पहले बच्चे के लिए, और दूसरी बच्ची अगर आपकी लड़की है तो दूसरे बच्चे में भी आपको 6,000 का कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, तो ये आपकी आंगनवाड़ी सर्विस की जो आपकी आंगनवाड़ी केंद्र जो संचालित करती हैं, आप उनसे जो रिलेट करेंगे, जब उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो उनके थ्रू आपका इस सेकंड बेबी के लिए आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है दोस्तों, तो इसमें सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं, यानी 13,000 रुपये सरकार ने यहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, और इसको लॉन्च किया गया अगस्त 2023 में, और ये अगले 5 साल तक चलने वाली है। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितने साल तक के लिए है, तो 22-23 से ये स्टार्ट हुआ है, 23 से लेकर के 5 साल यानी 28 तक ये आपका चलने वाला है। इसमें क्या है दोस्तों, तो जो गुरु शिष्य की परंपरा है हर क्षेत्र में, तो उसको मजबूती दी जाए, और जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस है, यानी आप देखोगे कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन जाता है, खासतौर पे वैसे लोग जो शिल्प के हैं, यानी जिनके हाथों में हुनर है, तो आप देखोगे कि उनके बच्चे में भी वो हुनर कहीं ना कहीं रहता है, तो वो हुनर उनके बच्चों में अच्छे से आ जाए, इसके लिए उनको ये योजना चलाई गई है, ताकि जो गुरु शिष्य की परंपरा है या फिर जो फैमिली वेस्ट जो प्रैक्टिस है, जो पिता के हाथ में जो शिल्प की जादू की मतलब कलाकारी है, वो बच्चों में भी बनी रहे और बच्चे भी उसको और बेहतरीन ढंग से सीख लें, इसके लिए इस योजना को चलाया गया है। साथ ही साथ अगर कोई सिखाता भी है दूसरा व्यक्ति, तो उसको भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें आपको फैसिलिटी क्या दिया जाएगा दोस्तों, तो इसमें आपको लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देख लो लोन अमाउंट क्या है, तो पहली बार में आपको 1 लाख का, और दोबारा जब आप अच्छे से वर्क करते हो तो आपको 2 लाख, और यानी दूसरी किस्त में आपको 2 लाख दिए जाएंगे, यानी टोटल 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, ताकि आप अपने अच्छे से बिजनेस को सेटअप कर सको। और इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि आपका मात्र 5% है। ठीक है, मात्र 5% एनुअली। इसके अलावा देखिए कि जब इस योजना के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको स्किल सिखाए जाएंगे, और इसीलिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपका आईडी नंबर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी शिल्प को, आपके कलाकारी को अच्छा बाजार मिले, इसलिए आपको आपकी स्किल को, आपकी प्रोडक्ट की लगातार प्रदर्शनी की जाएगी, उसको लगातार जो है बड़े बड़े मंच पे प्रदर्शित किया जाएगा। आपको जैसे प्रदर्शनी मेलाओं में बुलाया जाएगा, चाहे वो घरेलू लेवल के हों या फिर आपके जो इंटरनेशनल लेवल पे हों, ताकि उससे एक बड़ी पहचान मिल सके। जैसे आज देख लो कि मधुबनी पेंटिंग जो है बीच में कहीं ना कहीं गायब हो गई थी, लेकिन अभी देखो मधुबनी पेंटिंग एक ब्रांड बन चुका है, और ना सिर्फ इंडिया में, आप जापान वगैरह में चले जाओ तो जापान में तो बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग के लिए एक अलग से संग्रहालय हो चुका है, इतना फेमस हो गया है। तो विश्वकर्मा योजना, 3 लाख का लोन, आपके गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखना है, साथ ही साथ जो पारंपरिक व्यवसाय है आपका फैमिली का, उसको भी बना के रखना है। इसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको आईडी दिया जाएगा, साथ ही साथ उनके जो कला है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उसको एक बेहतरीन मार्केट दिया जाएगा, और जो लोन अमाउंट है उसको काफ़ी कम इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। इससे आपको देखिए तो काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, और सरकार जो है आपकी काफ़ी बड़ी मदद करेगी। चलिए नेक्स्ट स्कीम है स्कीम नंबर 10, आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। स्कीम का पहले की है दोस्तों, लेकिन चूंकि बेहतरीन वर्क कर रही है, अवार्ड मिला है इन सभी को, तो इसलिए इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखिए कब लॉन्च हुआ, तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ है। और इसमें क्या है, इजी कोलेट्रल फ्री माइक्रो क्रेडिट। कोलेट्रल फ्री मतलब आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, किसी भी तरह का कुछ भी आपको जमानत के रूप में नहीं रखना है। और कितने तक का दिया जाएगा, 10 लाख तक का लोन आपको दिया जाएगा इस मुद्रा योजना के तहत। किसको, तो नन कॉर्पोरेट, यानी ऐसे लोग जो पहले से किसी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हैं, उनको दिया जाएगा।
साथ ही साथ नन फॉर्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज, यानी जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जैसे मान लो अगरबत्ती बनाने वाले लोग, जो इत्र बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो मतलब माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको इस तरह के लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इससे क्या होगा देखिए कि आपका जो लोन है, लोन किसके द्वारा दिया जाएगा, तो आपकी एमएलआई जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा, बैंक के द्वारा, एनबीएफसी माइक्रो, ये किसी काम का है नहीं। सीधा सीधा आप समझिए कि इस मुद्रा लोन में वैसे लोग जो छोटे और बिल्कुल घरेलू लेवल पे व्यवसाय करते हैं, उनको अपने व्यवसाय को अच्छे लेवल पे बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, 10 लाख रुपए तक का आपका कोलेटरल फ्री, यानी जमानत के बिना ही आपकी लोन दी जाएगी। और इससे क्या होगा कि आपकी जो घरेलू व्यवसाय है या जो भी आपका व्यवसाय है, उसको एक मदद दी जाएगी ताकि आप उसको और अच्छा कर पाओ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका ये लॉन्च हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्कीम है आपका पोषण अभियान। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो पहले जो चलता था मध्याह्न भोजन योजना, उसको ये समाप्त करके इस अभियान को लाया गया पोषण अभियान। और इस पोषण अभियान में अभी क्या है, तो बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी को बढ़ाना है, यानी पीपल पार्टनरशिप को बढ़ाना है। जैसे एक सिंपल सा एक चीज़ बताऊं तो राजस्थान वगैरह में एक छोटी सी आपको पहल इसका बता देता हूँ, जो लोगों ने खुद से शुरू किया। जैसे लोग आज के समय में देखते हैं ना कि बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, या कोई भी उनके लिए शुभ ओकेजन होता है तो मनाते हैं। तो देखो आप केक से एक पार्टियों में आप लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च कर देते हो। राजस्थान में देखोगे कि जो आपका बिश्नोई समाज है या और भी कई लोग हैं, वो इस चीज़ में क्या करते हैं कि जब उनके यहाँ बर्थडे होता है तो आसपास के किसी अनाथालय में, किसी स्कूल में, किसी आपके आंगनवाड़ी केंद्र में वो बच्चे को अपनी तरफ से उस दिन भोजन करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक तो पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है, साथ ही साथ जो सरकार है उनको भी कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से एक प्रोत्साहन मिलता है इन बच्चों की देखभाल करने में। तो सरकार का कहीं ना कहीं थोड़ा आर्थिक मदद भी हो गया, लोगों की जागरूकता भी हो गई कि लोग जो है इस पोषण अभियान के तहत जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी निभाएं, ताकि लोगों को या बच्चों को या जो महिलाएं हैं उनको पौष्टिक भोजन मिल सके। अभी आप देख लो ना कि रामलला का जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में लगभग हर शहर में आपको भंडारे का आयोजन हुआ था, यानी लोगों ने अपनी तरफ से दूसरे लोगों को भोजन करवाया। तो इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि आप दूसरे की जब पेट भरते हो तो आपको एक खुशी, एक सुकून मिलती है। साथ ही साथ उस भोजन को पा करके अगला भी आपके लिए दुआएं करेगा। साथ ही साथ उस पौष्टिक भोजन के कारण उसके शरीर में भी पौष्टिक पदार्थ की मात्रा पहुंचती है, जिससे वो स्वस्थ फील करता है। तो देखिए पोषण अभियान क्या है, इसका काम ही है इम्प्रूव करना, किसको, न्यूट्रिशन लेवल को, आपके शरीर की पौष्टिकता को बढ़ाना है। किसमें तो पहले सिर्फ मिड डे मील आपका चलता था बच्चों के लिए, अभी देखो इसमें बच्चे को भी लाएंगे। एडोलोसेंस, किशोरावस्था, जो अभी देखो जो आपके 11 से 18 वाले हैं, जिनका शरीर अंदर से और बाहर से दोनों जगह से बदल रहा है। प्रेग्नेंट वोमेन, जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ लैक्टेटिंग मदर, जो बच्चे को फीड करती है, दूध पिलाती है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन सारे न्यूट्रिशन चीज़ उनको फाइबर, जिंक, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ों की पर्याप्त मात्रा मिलना जरूरी होता है, और इसीलिए इस पोषण अभियान को लाया गया है। इसका फोकस यही है कि आपका न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जाए, और इस न्यूट्रिशन लेवल को इस तरीके से बढ़ाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें। ठीक है, लोग भी जो है इस आंदोलन से जुड़े और अपनी तरफ से इसमें कंट्रीब्यूट करें। इसीलिए देखो इसका जन आंदोलन की तरह इसको बढ़ावा देना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, बीच में हमारे साहबजादा जी को कुछ आवश्यकता हो गई थी हमारी। चलिए फिर से स्कीम को देखिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने की बात हो रही है, ताकि लोगों के बिहेवियर में बदलाव हो। लोग जो हैं इस चीज़ को समझे कि कितना ज़रूरी होता है इन लोगों में, बच्चों में, किशोर में, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर है, उसमें न्यूट्रिशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि लोग खुद से अपनी तरफ से इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू करें। और जो कुपोषण है, बोला जाता है कि दुनिया में ना सबसे ज़्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं वो भारत में ही है। लगभग बोलता है कि 21 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, यानी जिनको भारत में पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भोजन की कमी है, हमारे यहाँ भोजन है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर व्यक्ति के ऊपर हर साल लगभग 50 किलो अनाज की बर्बादी होती है।
चाहे शादी हो या बर्थडे हो या आपके किसी भी तरह के ओकेजन हो, 50 किलो प्रति व्यक्ति। आप सोच लो, 142 करोड़ की आबादी है, हर व्यक्ति पे 50 किलो अनाज हर साल बर्बाद हो रहा है। तो अनाज तो अपने पास है, बट सही ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है। इसलिए देखो कि बोलता है कि बिहेवियर में, आपके व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है, और इससे आपका किसी भी तरह से, चाहे आपके लोगों के द्वारा, चाहे आपकी आईसीटी यानी सूचना के द्वारा, चाहे लोगों की भागीदारी के द्वारा, कैपेसिटी यानी क्षमता निर्माण के द्वारा, चाहे उनको आप इंसेंटिव देंगे, चाहे आप अवार्ड दें, जिस तरह से भी हो, मतलब इन प्रकार की आपका हर तरह से, ठीक है, जो भी जिस तरीके से भी हो, लोग इस चीज़ को समझें कि आपके पोषण में, आपके न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है और किनको किनको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जब वो अपनी तरफ से इस क्षेत्र में भागीदारी बनते हैं, इस क्षेत्र में जब वो अपनी तरफ से आपका योगदान देते हैं, तो देश को भी एक काफ़ी अच्छा फील होता है, सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें एक पॉजिटिव साइन जाता है। तो याद रखिएगा, पोषण अभियान बोल रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें आप देखिए तो बोल रहा है कि आंगनबाड़ी सहित स्कूलों में भी इस पे काम किया जा रहा है। इसीलिए देखोगे कि पहले कच्चे अनाज दिए जाते थे स्कूलों में, लेकिन सरकार ने देखा कि वो कच्चे अनाज दुकानों में बिक जाते हैं, तो सरकार ने उनको फिर पका करके वहीं पे देना शुरू कर दिया। अभी देख लो कि उसमें न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए अंडे, फल, मौसमी फल वगैरह भी साथ जोड़ा है, ताकि बच्चों को, साथ ही साथ जो आपकी आंगनबाड़ी में भी देखोगे तो लैक्टेटिंग मदर के लिए हर महीने जो है इस तरह की चीज़ें भिजवाई जाती हैं, दूध और बिस्किट्स के पैकेट भेजे जाते हैं। तो आप अपने आसपास के आंगनबाड़ी वाले लोगों से पूछिए कि वो आपको ये चीज़ दे क्यों नहीं रहे हैं, या दे रहे हैं तो कितनी मात्रा में दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको भड़का नहीं रहा, ये आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आखिरी स्कीम की तरफ चलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। बोल रहा ये किसके लिए है? तो आपके किसानों के लिए है, साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालक हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो मछली पालक हैं उनके लिए भी है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जिसको बोलते हैं, काफ़ी एक महत्वपूर्ण अस्त्र है किसानों के पास, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं अपने जो है विकट परिस्थितियों में, जब उनके पास साधन की, पैसों की कमी हो। बोलता है कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया दोस्तों? तो 4 जुलाई 2018 को। इसका फ़ायदा क्या होगा इस स्कीम का? तो देखिएगा, इस स्कीम का फ़ायदा ये है कि आपको जो बिल्कुल कम समय में और एक ही जगह पे आपको लोन दी जाएगी, यानी आपको कहीं भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे, ख़ास तौर पे अपनी फसल के लिए किसान जब लोन लेने जाता है, तो इतनी आसानी से लोन मिलती नहीं है। सरकार ने यहाँ पर बोला कि हम आपको लोन देंगे, वो भी बैंक से, बैंकिंग सिस्टम में, मतलब बहुत ही कम समय में। इतना बोल बच्चन छोड़िए, मैं सीधे आपको फैक्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर किसानों को, जैसे देखते हो ना, किसान अभी मान लो अभी जनवरी आ गया, फरवरी मार्च में वो अपना रबी फसल काट देगा, और उसको कुछ नए फसल लगाने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, क्योंकि नहीं, जिस फसल को उसने अभी काटा है, गेहूं को, सरसों को, वो तुरंत तो बिक नहीं रहा है, उनको बिकने में टाइम लगेगा, तो पूंजी की आवश्यकता होगी उसको, इसलिए उसको चाहिए पैसे। आमतौर पे प्राचीन काल में या अभी भी देखोगे कि महाराष्ट्र के विदर्भा वाले एरिया में, गुजरात के सौराष्ट्र वाले एरिया में क्या होता है कि पैसों की दिक्कत के कारण वो आसपास के लोगों से ज़्यादा ब्याज पे, ज़्यादा सूद पे वो पैसे ले लेते हैं। फिर अगर फसल गलती से खराब हो गई, तो फिर उसको चुका नहीं पाते, और इसलिए देखोगे कि महाराष्ट्र में हर साल लगभग सैकड़ों किसान जो है अपने आप को, अपने प्राण त्याग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कर्ज के बोझ के कारण। तो सरकार ने कोशिश की है कि इस चीज़ को कम से कम किया जाए, उसके लिए उसने किसानों को लोन देना शुरू किया, ताकि उनको बहुत ही कम समय में, मात्र देखिए, जिस दिन आप अप्लाई करोगे उसके 14 दिन के अंदर आपको ये लोन अमाउंट मिल जानी है, और इसकी जो वैलिडिटी होगी उस फसल के बिकने तक होगी। यानी अगर मान लो कि अगर आप रबी फसल, या मान लो भी गर्मा फसल है, मार्च में आप गर्मा फसल लगाओगे, तो आपकी वैलिडिटी होगी इस चीज़ को कि आप उसको बेच दो, यानी जुलाई अगस्त तक आप इस पैसे को चुका सकते हो। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो होता है ना, बहुत ही कम होता है, लगभग 3 से 4% का होता है। ना सिर्फ ये किसानों को दिया जाएगा, इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात ये है कि किसानों के साथ साथ वैसे लोग, जो आप देखिए, जो या तो अपने भूमि के मालिक हैं, या फिर जो बटाईदार हैं, जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, उनको भी ये दिया जाएगा।
शुरुआत में बोलता है कि सिर्फ ये किसान और बटाईदारों को दिया जा रहा था। बाद में इस स्कीम को देखिए बढ़ाया गया 18-19 में, और इसको फिर जो पशुपालक हैं, जो जानवरों को पालते हैं और उनका दूध, उनके मांस बेचते हैं, उसको भी दिया जाने लगा। मछली पालकों को भी दिया जाने लगा ताकि सही समय पे वो अपनी पूंजी लगा सकें। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्कीम है आपके किसानों के लिए। तो ये आपके 12 बेहतरीन स्कीम थी, जो कि सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ वैसा इम्पोर्टेंट है नहीं। जो यूपीएससी बीपीएससी वाले हैं, वो थोड़ा और फोकस कर सकते हैं, बाकी लोग की मर्जी, वो चाहे तो रुके या फिर जा सकते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है अवार्ड की, जो अवार्ड की बात कर रहे थे कि इन 12 स्कीम में दी जाएगी। तो मैंने पहले ही बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, और आपकी फिर सेंट्रल लेवल पे है। तो आपकी कब से कब तक इसमें वैल्यूएबल की जाएगी, कब से कब तक इसको माना जाएगा कि आप आकलन किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 से जो आपकी 23 जनवरी 2024 तक का जो टाइम है, उसके बीच आपने कितना अच्छा काम किया, उसके आधार पर आपको अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है। टोटल कितने अवार्ड होंगे दोस्तों, तो आप याद रख सकते हो 16। ये यूपीएससी बीपीएससी वाले लोग ध्यान देंगे, बाकी लोग की मर्जी, उनको वैसा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं। अब लास्ट में आपको और कुछ कुछ ध्यान देना है दोस्तों, तो वो ये है कि अवार्ड में दिया क्या क्या जाएगा। तो सबसे बड़ा तो आपको एक ट्रॉफी दी जाएगी, फिर आपको एक स्क्रॉल दिया जाएगा, 20 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। किसको? तो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को, ताकि वो जो उस प्रोग्राम को और बेहतरीन ढंग से लागू कर सके। और अगर उसको पैसे की कमी हो रही है किसी आपके स्कीम में, तो उसमें इस 20 लाख रुपये को लगा सके। ऐसा नहीं कि डीएम साहब इसको अपने घर लेके जाएंगे। इन 20 लाख रुपयों को वो यूज़ करेंगे अगर किसी स्कीम में पैसे की कमी हो रही है तो। इसके अलावा उनको एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया जाएगा, यानी कि प्रशंसा पत्र आप कह सकते हो कि दिया जाएगा, इशू किया जाएगा आपके डीआरपीजी के द्वारा। ठीक है। और ये बहुत ही एक बड़ा मतलब गौरव का बात होता है। इनफैक्ट अगर मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ, तो नालंदा के डीएम को भी, जब आपके यहाँ के डीएम त्यागराजन साहब थे, उस समय देखिए तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जल प्रबंधन के मामले में नालंदा को इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति की तरफ से। ठीक है। तो याद रखिएगा। फाइनली बोलता है कि कौन इसको डिसाइड करेगा कि किसको किसको दिया जाना है। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल अफेयर्स है, उसका जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस है, यही डिसाइड करेगा, और इसी का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। और बाद में इन सारे जो डिसीजन है इसको भेजा जाएगा प्रधानमंत्री के पास, ताकि वो इसको अप्रूव कर सके। तो ये था आपके ये 12 स्कीम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। और कब लागू हुआ, क्या इसका मोटिव है, क्या क्या इसके मेन की फीचर्स हैं, वो आप याद रखोगे। साथ ही साथ आप याद रखोगे कि जो ये अवार्ड है आपका प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपीएससी बीपीएससी के लिए वर्क कर रहे हो, या किसी भी इम्पोर्टेंट बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।